सभी को नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसका जो दोष और जो कमियां हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पूरा होने के बाद में फिर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे। यानी कि आपको जो फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ, ये आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ कॉन्सेप्ट का पेपर है। यानी कि बार बार कर रहा हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट का पेपर है। यानी कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो इम्पोर्टेंट और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट का शॉर्ट में हम अध्ययन करते हैं, संक्षिप्त में हम उनका अध्ययन करेंगे इस आर्थिक अवधारणा विधियों के अंतर्गत। तो इसमें मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का पेपर है, आप जब सेकंड ईयर में जाओगे तब आपका फर्स्ट पेपर है, आपका पहला पेपर है सेकंड ईयर में, और समष्टि अर्थशास्त्र आपके थर्ड ईयर का पहला पेपर है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन हम फर्स्ट ईयर में इसका क्या कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में हम इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम इसका केवल परिचय अर्थात शॉर्ट में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम संक्षिप्त में शॉर्ट में इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी विशेष सामग्री है, इसके जो प्रकार हैं, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं यानी कि जो इसकी इम्पोर्टेंसी है और जो इसकी में जो कमियाँ हैं, इनके बारे में हम अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारा जो तीसरा व्याख्यान है व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष या कमियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम पिछले व्याख्यान में पढ़े थे व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में आप इतना ध्यान देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि व्यष्टि आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना और उन अध्ययनों के साथ साथ उनका समाधान प्रस्तुत करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उसके बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इसलिए जब समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, संपूर्ण ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनका पूरी अर्थव्यवस्था में एक साथ अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय बचत, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विदेशी विनिमय है। ठीक है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं, और इधर जो हमारी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ हैं इनका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जब हम समष्टि का अध्ययन करेंगे ध्यान कि उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी जरूरी है, व्यष्टि का अध्ययन भी जरूरी है। तो इसी संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे थे इसका गुण के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे दोष यानी कमियाँ। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसकी क्या कमी है। पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान न होना। ध्यान रखिए, जब इनके पॉइंट को हम डिटेल से शॉर्ट में अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वो अपने आप में पॉइंट ही क्लियर कर देता है। ठीक है, कि हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। देखिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान न होना। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, पूरी इकोनॉमी का ज्ञान न होना, अर्थात व्यष्टि आर्थिक जो समस्याएं हैं, व्यष्टि आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं बताती हैं। क्लियर बात है, क्यों? क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल हम जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, इसलिए इंडिविजुअल आर्थिक इकाइयों का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंडिविजुअल आर्थिक इकाइयों के अध्ययन के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, हम इसकी उपयोगिता में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि संपूर्ण आर्थिक इकाइयों के लिए सहायक है, उनके लिए आवश्यक है, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है। हम इस बात का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें कमी में क्या जाएगा कि ये इंडिविजुअल का अध्ययन करता है, समग्र का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इसका व्यष्टि विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मेल खाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमने जो उसमें पढ़ा भी था, उसमें जो इसकी उपयोगिता है गुण में, और हम जानते ध्यान रखिए, मैंने बताया था आपको कि व्यष्टि आर्थिक इकाइयों के योग से समष्टि आर्थिक इकाइयाँ प्राप्त होती है, यानी कि व्यक्तिगत का टोटल समग्र का आ गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इंडिविजुअल का अध्ययन यदि हम करें, ये डिस्कस निकालें, उन सबका टोटल करें और संपूर्ण इकोनॉमी का एक साथ अध्ययन करें, दोनों की जो आपस में निष्कर्ष हैं वो मेल खाएं जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं हम, जो राष्ट्रीय आय को मापने की प्रणालियाँ हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ अलग हैं, जब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र उसमें हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय को एक साथ हम विभिन्न विधियों के द्वारा हम इसका मेजरमेंट करेंगे। इधर इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तियों को आपस में इनकी इनकम को जोड़कर अध्ययन करें, तो यानी कि दोनों का उत्तर अलग अलग आ सकता है। तो इसलिए व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के जो निष्कर्ष हैं ये जरूरी नहीं है कि उन सबके निष्कर्ष से समष्टि अर्थशास्त्र के जो निष्कर्ष हैं उसी संदर्भ में उन सबका आपस में मेल खाए, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए ये इसकी कमी है कि निष्कर्ष से सिद्धांत अलग अलग आते हैं, मेल खाते हैं। यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ध्यान रखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है या व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण जो है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण
सॉरी पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, यानी कि व्यर्थिक जो आर्थिक निष्कर्ष है यानी विश्लेषण जो हम प्रस्तुत करते हैं, व्यर्थिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ये पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। जबकि कीन्स ये कहता है कि व्यवहार में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जे एम कीन्स पढ़ेंगे, ध्यान रखिए कीन्स 1936 में जिसकी बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, और जो बुक आई 1936 में जो किताब आई थी, उसी से समष्टि अर्थशास्त्र का, उसको हम कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का आधुनिक एक तरह से वैज्ञानिक भी कहते हैं, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास जो से कहते हैं आधुनिक युग में, वो सबसे ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे अधिक योगदान जो है यानी कि कीन्स का माना जाता है। तो इसलिए कीन्स का जो सिद्धांत पढ़ेंगे हम, और कीन्स ने ये बताया कि अर्थव्यवस्था में कभी भी पूर्ण रोजगार विद्यमान नहीं होता है, और जो संतुलन होते हैं पूर्ण रोजगार से पहले ही हो जाते हैं। जब हम कीन्स के सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए ये व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, कि व्यवहार में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। यह है कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। ठीक है, यानी कि बहुत सी ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं यानी कि जिनका मेल संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, जिनका मेल राष्ट्रीय स्तर से है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, राजस्व है, बैंकिंग है, ठीक है, विदेशी विनिमय है, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय का और धन का वितरण है, प्रशुल्क है, राजस्व है, इन सभी का अध्ययन जो राष्ट्रीय स्तर से मेल खाता है, इन सभी को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। यानी कि अब आपके दिमाग में ये बात फिट बैठ जानी चाहिए कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, या व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या कमियां हैं, या आपके इनको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उपभोक्ता का हम उपभोग के सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें, जिसमें उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन करेंगे, हम उपभोक्ता की उपयोगिता का अध्ययन करेंगे, उसको अधिकतम उपयोगिता कहाँ पर प्राप्त होती है, मांग के लॉस का अध्ययन करेंगे, उपभोक्ता की बचत का अध्ययन करेंगे, उत्पादक का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें उत्पादक के अंतर्गत किस प्रकार से उत्पादन के जो उत्पादन फलन है उसके क्या प्रकार हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, पैमाने के प्रतिफल क्या है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, लागतें क्या हैं। ठीक है, वस्तु की कीमत का अध्ययन करेंगे इसमें हम। ठीक है, वस्तु की कीमत किस प्रकार से विभिन्न मार्केट्स में, विभिन्न बाजारों में एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट, साधन कीमत की बात करेंगे कि एक साधन की कीमत, मैंने बताया कि उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो इन उत्पादन के 5 साधनों को जो प्रतिफल के रूप में या जो इनकी इनकम प्राप्त होती है, इनके जो इनकम है या प्रतिफल है, जैसे भूमि को लगान है, पूंजी को ब्याज है, तो इनका लगान का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत। ठीक है, इन सिद्धांतों को का हम अलग अलग अध्ययन, जिसमें साधन कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, का अध्ययन हम करेंगे इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यानी कि ये हमारे चैप्टर होंगे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जब आगे पढ़ेंगे तो आर्थिक कल्याण की हम बात करेंगे, जिसमें उपभोक्ता को अधिकतम कल्याण कैसे प्राप्त होता है, उत्पादों को अधिकतम कल्याण कैसे प्राप्त होता है, क्षतिपूर्ति सिद्धांत क्या है, तमाम तरह के जो सिद्धांत हैं कल्याण वेलफेयर संबंधित है, चाहे उपभोक्ता को हो, इंडिविजुअल हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, इनका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। तो ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या माइक्रो एनालिसिस जो है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट व्याख्यान में जो हम पढ़ेंगे, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के क्या प्रकार हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, स्कोप क्या है, यानी कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र की क्या उपयोगिताएँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उसके गुण हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र की क्या दोष है, क्या कमियाँ हैं। ताकि फिर हमारे दिमाग में पिक्चर बैठ जाएगी कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इन बातों का अध्ययन हम करते हैं यहाँ पे, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें इन बातों का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र हम दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे, क्षेत्र के हिसाब से कंपेयर करेंगे, वस्तुओं विशेष सामग्री के हिसाब से कंपेयर करेंगे, आपस में ये कंपेयर करेंगे, तो फिर हमारे दिमाग में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो विचार है, जो स्पष्ट हमारे, यानी ये हमारा व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, थैंक यू।